हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत ही उत्सुकता स्टूडेंट्स में है बिकॉज जैसे ही जब से आंसर की आई है तब से स्टूडेंट्स अब ये जानना चाहते हैं कि जी हमारा स्कोर इतना बन रहा है तो कितने स्कोर पे क्या आपको एक्सपेक्टेड लग रहा है कि स्कोर आना चाहिए एलएस और जेआरएफ के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में। तो ये देखिए, वैसे तो एक जो एक्सपेक्टेशन है ये एक फेयर एक्सपेक्टेशन होता है। हर टीचर अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक आपको बताता है कि क्या कट ऑफ रहनी चाहिए। ये क्योंकि एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, सो समटाइम्स आपका, जैसे वो अगर मैं मैथमेटिकल फिजिक्स की भाषा में कहूँ कि प्लस माइनस सिग्मा, ठीक है, प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से आपका इधर उधर वेरिएशन हो सकता है। दिस इज ऑलवेज पॉसिबल। अब से पहले अगर देखा जाए तो जो पिछला एग्जाम हुआ उससे पहले अगर देखा जाए तो तब तक जो आपके पास कट ऑफ्स रह रही थी वो कुछ इस तरीके से थी कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि जो एलएस के लिए वो 72 से 75, ठीक है, ये एलएस रहता था। और मतलब 82 टू 85, ठीक है, 80 टू 85 अप्रोक्सीमेट ये जेआरएफ रहता था। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं कि ये अभी मैं दिसंबर 2023 नहीं बात कर रहा हूं, उससे पहले, बिफोर दिसंबर 2023, तो तब थोड़ी सी कट ऑफ जो है ना वो इस टाइप की रह रही थी। मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। लेकिन अचानक से हमने क्या देखा, 2023 में क्या रहा। दिसंबर 2023 में आपके पास जो जेआरएफ की थी वो अप्रोक्सीमेट 44%, मतलब 88 मार्क्स। और जो एलएस के लिए थी वो आपके पास 40%, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स। कुछ डेसिबल्स का फर्क है बट वो उतना एरर तो हमें लेना पड़ेगा। हाँ जी, तो इस तरीके की कट ऑफ हाई आपकी, जबकि पेपर थोड़ा सा लेवल से डिफिकल्ट देखा गया था। अब देखिए होता क्या है कि जो नंबर ऑफ सीट्स है वो सीएसआईआर या ये जो यूजीसी, ये जो एजेंसीज हैं जिन्होंने जो स्कॉलरशिप्स इसमें देनी है, वो हर साल के नंबर ऑफ सीट्स जो भी इनकी अलॉटेड होती है, वो अब एग्जैक्टली उसका डाटा अवेलेबल नहीं है, पर आपने ये देखा होगा कि हर साल इसकी जो काउंटिंग होती है वो हर सब्जेक्ट में अलग अलग होती है। तो हो सकता है कि मतलब जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि इन 4 सब्जेक्ट्स में, 5 सब्जेक्ट्स में जो भी है जिनका एग्जाम ये एक साथ होता है, उन सब के अंदर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है उसका ये पॉसिबल तरीका होता है, हो सकता है कि जो हाईएस्ट मार्क का हर सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट है उसके हिसाब से उसके परसेंटाइल के कंपैरेटिवली एक मार्क बना दिया जाता हो कि अच्छा इतने मार्क तक हमारे उतने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो हो सकता है उसमें लाइफ साइंस के ज़्यादा आ जाएं, केमिस्ट्री के कुछ हो सकता है कम आ जाएं, मतलब इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग बैलेंस बन सकता है। तो ये कुछ स्ट्रेटजी होती है जो मुझे लगता है कि भी दिस कुड बी द मेथडोलॉजी, क्योंकि हर बार नंबर वो अलग अलग होता है, जेआरएफ टोटल फिक्स नहीं होते हर सब्जेक्ट में। तो उस हिसाब से जो है ये कैलकुलेशन आती है। एंड इट इज नॉट, मतलब सिर्फ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप इसको मत लीजिए कि जी पेपर आसान आया तो इतना, मुश्किल आया तो इतना। उसके अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स में वो क्या रहा है, हो सकता है उसके हिसाब से भी ये कैलकुलेशन आपकी जेआरएफ का स्कोर कहाँ जाएगा वो आपका सेट होता है, और उसके कंपैरेटिवली ही एलएस का जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से सेट होता हो। सो गाइज, जो एस्टिमेट मैं इस टाइम लगा पा रहा हूं, ठीक है, कि इस टाइम का एस्टिमेट, तो पेपर पहले से थोड़ा सा इजी है, पर अगर उस हिसाब से देखें तो भी कट ऑफ जो है वो इससे हायर जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि दूसरे अगर फैक्टर्स में साथ में कंसीडर करूं, क्योंकि उनका कोई क्लियर डाटा नहीं है, ऑन एक्सपीरियंस बेसिस आई एम एडिंग दिस पॉइंट। तो अगर कल को किसी को कोई इस पे कॉन्क्रीट डाटा मिले, सो प्लीज शेयर विद मी एज वेल, ताकि मैं अपनी इंफॉर्मेशन को फ्यूचर में स्टूडेंट्स के लिए और अच्छा कर सकूं। तो अब का जो मेरा एस्टिमेट है, तो दैट फॉर जेआरएफ आई एम इमेजिनिंग कि इससे
जो ये 44% है, मैं इसको करना चाहूंगा कुछ 42% ठीक है। तो ये मिनिमम ये रेंज नहीं है, तो दिस इज मिनिमम। या मैं इसको बोलता हूं कि मिनिमम आपके पास जेआरएफ के लिए ये होने चाहिए 82 मार्क्स, ठीक है, ये आपके पास होने चाहिए। एंड अगर मैं कहूं एलएस के लिए, तो ये मैं कुछ और कलेक्टिव इंफॉर्मेशन के साथ मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूं। हालांकि बाकी टीचर्स का ठीक है एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को लेकर अलग कंक्लूजन हो सकता है। तो बाय माय एक्सपीरियंस हमेशा जो एलएस जो है वो 7, 8 से 10 नंबर तक, ठीक है, ये आपका कम होता है जेआरएफ से। तो इसको आप 74 to 75 मार्क्स, इतना मैं इसको एलएस का दे सकता हूं। दिस इज फॉर जनरल। तो अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी जो हैं उनकी जो कट ऑफ है वो आपको लगभग 8 से 10% लेस मिलती है, ठीक है, तो उससे कम होती है। तो उसी से लोअर लिमिट्स इस पे आप लगा सकते हैं। अलोंग विद दैट ईडब्ल्यूएस के साथ अगर मैं बात करूं कि एससी में, तो वो आपको लगभग ये मान के चल सकते हो 10 से 12% लेस होता है। और एसटी में आप लगा सकते हो कि 13 से 15% या 12 से 15% आपके पास लेस कट ऑफ मिलती है। एंड ठीक है अप्रोक्सीमेटली ये 26-25% तक, ठीक है, ये पहुंच जाता है। और उसके बाद जो फर्दर एक दो स्पेशल कैटेगरीज हैं उसके अंदर आपके पास जो 50 मार्क्स तक या 25% तक लगभग ये देखा गया है ये पैटर्न। तो दिस इज माय एस्टिमेट एंड सब्जेक्ट टू माय नॉलेज, ऑलवेज उससे ये जुड़ा हुआ है। तो ये मैंने आपको बताया कि देखो कैसे अचानक से एक फ्लक्चुएशन हुआ और उस फ्लक्चुएशन की वजह से ये आपके पास आपको एक नए तरह का पैटर्न देखने को मिला। लेकिन अगर इस पैटर्न को मैं छोड़ दूं, अगर हम पहले वाली बातों पे जाएं, तो ये जो है ये उसके अकॉर्डिंग जस्टिफाइएबल है। लेकिन अगर हम इसको एज एन बीच में देखें और इसको थोड़ा सा वैल्यू दें, तो उसकी भी वेटेज के हिसाब से मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया है। तो एक तो वो बात है, और मैंने आपको दोनों फैक्टर बताए हैं कि नंबर ऑफ सीट्स हर बार जो फंड्स अवेलेबल हैं उनके पास, उस हिसाब से वो चारों पांचों जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर वो सीट्स बांटते हैं। उनका जो भी फॉर्मूला है वो सार्वजनिक नहीं है, लेकिन आप अगर हर साल कितनी जेआरएफ की सीट्स मिल रही हैं किसी सब्जेक्ट्स में, उसके हिसाब से आप उसमें एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में कैलकुलेशन जरूर है। तो गाइज आई होप इसके हिसाब से जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं। और जिनका भी स्कोर कार्ड्स हैं वो आप पीडब्ल्यू के पास ज़रूर जमा कराइए, ताकि जैसे ही रिज़ल्ट आए, जैसे ही फाइनल रिज़ल्ट आए, सबसे पहले हम खड़े हों आपको बधाई देने के लिए। क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ आपका नहीं होता, हमारा भी एग्ज़ाम होता है, तो हमें भी देखना है कि हमारा क्या स्कोर आया है। तो गाइज़ मिलते हैं, और कमेंट सेक्शन में जवाब देना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।